Hello everyone, myself Kashal Nankani. In this video, we are going to look for the solution of the internal test 1, part C, which is about data pre-processing for feedback analysis of the data science. So let's begin. The question number 9 is about the data quality issue in the student faculty feedback. In this question, uh, we have asked to we have asked that student faculty feedback data may suffer from the issues like inaccuracies, incompleteness, and inconsistency, which discuss these issues in this context, propose to other data quality relevant to learning analytics. So हमसे ये पूछा गया है कि जो डेटा क्वालिटी इश्यूज होते हैं किसी भी फीडबैक है स्टूडेंट फैकल्टी फीडबैक के उनके बारे में हमें डिस्कस करना है जो मेजर फीडबैक्स होंगे जिनके बारे में हमें अभी डिस्कस करना है वो है एक्यूरेसी के अनुसार कंप्लीटनेस गैप और कंसिस्टेंसी चैलेंज और फिर हमें कोई और दो डायमेंशंस के बारे में बात करना है जो कि डेटा क्वालिटी में कुछ डिफरेंस ला सकती है फीडबैक की कि कौन कौन सी ऐसी लाइक क्वालिटीज है जिनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है हमारे डेटा की क्वालिटी पे। तो फर्स्ट हम जो हमें गिवन चीजें दी कर लाइक गिवन टॉपिक्स दिए हुए हैं हम उन पे बात कर रहे हैं। पहले है एक्यूरेसी कंसर्न, जैसे कि जो रेटिंग्स होती है वो कभी कभी जेन्युइन नहीं होती, जैसे कि लाइक स्टूडेंट का परसेप्शन या तो बायसनेस के कारण या तो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या फिर इंटेंशनल मिस अनइंटेंशनल या फिर इंटेंशनल मिस इंटरप्रिटेशन के कारण भी हो सकता है, या फिर जो हमारा वो है अ, ऐसा हो सकता है कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो बायसनेस में आके अगर अपना लाइक फीडबैक देंगे तो उससे स्क्यूनेस बढ़ेगी हमारे आउटकम की। लाइक स्क्यूनेस बढ़ना मतलब सीधा सीधा ये बात है कि जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है वो डेविएट हो जाएगी। एक्चुअल जो आंसर है वो डेविएट हो जाएगा या तो पॉजिटिव साइड में या तो नेगेटिव साइड में। एक्चुअल आंसर हमें नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो हमारा एक्चुअल आंसर है वो बायसनेस के कारण, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बस जो क्वेश्चन आज थे उसकी क्वेश्चन की जो लाइक टोन थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। लाइक तो उसको इंटरप्रेट कर पा रहे पर्सन के लिए इजी नहीं होगा, या फिर कभी कभी लाइक नॉर्मल सी छोटी छोटी सी लाइक चीज मिस हो गई कि लाइक नोट को नहीं पढ़ा तो फिर लाइक उससे भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होकर आंसर का पूरा मीनिंग ही चेंज हो सकता है। और लाइक इंटेंशनली शो करना था कि लाइक कुछ या तो बिना लाइक जबरदस्ती भर दिया कि लाइक हमको लाइक फीडबैक में लाइक इंटरेस्ट ही नहीं था कि लाइक फीडबैक फॉर्म भरना भी, बस कुछ तो भी भर दिया। तो लाइक उससे ये होगा कि एक्चुअल जो आंसर होगा उसमें बहुत डिफरेंस आएगा कि जो हमारा लाइक जो आउटकम है वो या तो उसका जो एक्चुअल आउटकम होगा वो बहुत ज्यादा या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए एक्यूरेसी मैटर करती है कि लाइक इवन बायसनेस या फिर कभी कभी ऐसा होता है मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी हो सकता है कि लाइक आंसर्स में डिफरेंस आ जाए। और कंप्लीटनेस गैप्स जैसे कभी कभी कुछ ऐसे लाइक फीडबैक फॉर्म्स में क्वेश्चन होंगे जिनके लाइक आंसर्स ही फिल नहीं कर पाए, लाइक मे बी टेक्निकल इशू या फिर वो क्वेश्चंस रिक्वायर्ड मार्क नहीं होंगे बट करने होने चाहिए थे बट रिक्वायर्ड मार्क नहीं है, या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया या कुछ भी हो गया तो उसके कारण भी अगर कुछ भी क्वेश्चन का आंसर लाइक इनकरेक्ट लाइक कंप्लीट आंसर नहीं मिला या फिर अनआंसर्ड है वो क्वेश्चन, तो फिर हम उससे पूरा लाइक कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि जब डेटा सेट ही कंप्लीट नहीं है तो फिर हम आंसर कैसे निकालेंगे। और कंसिस्टेंसी चैलेंज के लिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो दो फीडबैक्स है वो बहुत ज्यादा ही लाइक इनकंसिस्टेंट है कि लाइक इनकंसिस्टेंसी कैसे इंक्रीज होगी, जैसे कि जब जो डेटा सेट है सबके ओपिनियंस डिफरेंट है, सबके जो डेटा सेट है बहुत स्प्रेड आउट है कि लाइक सबके अपने अलग अलग ओपिनियंस है, लाइक किसी का कोई एक सिमिलर ओपिनियन नहीं है, सबके सबके डिफरेंट ओपिनियंस है और सबके आंसर डिफरेंट है। तो हम कोई पैटर्न एनालाइज ही नहीं कर पा रहे कि लाइक कि क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं जब सबके ही आंसर्स डिफरेंट है। तो लाइक सब कुछ सबकी जो थॉट्स है सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। तो इनकंसिस्टेंसी भी काफी सारे लाइक है प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है ताकि हम उससे हम सोल्यूशन निकाल एक किसी परफेक्ट आंसर पे लाइक एक सोल्यूशन में हम पहुंच ही नहीं पा रहे, एक कंक्लूजन निकाल ही नहीं पा रहे हम कि लाइक जब सबके अलग अलग थॉट्स है तो हम क्यों एक चीज को तो पकड़ के रख नहीं सकते, सबकी जब अलग अलग चीजें हैं तो। और तो ये सब होती है हमारी डेटा क्वालिटी की, लाइक डेटा क्वालिटी में कैसे लाइक इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। और जो अदर
रेलेवेंट डेटा क्वालिटी के डायमेंशन हो सकते हैं कि लाइक डेटा क्वालिटी और कैसे लाइक हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक क्या हमें चीजों को ध्यान देना चाहिए, डेटा की क्वालिटी कैसे अच्छी हो सकती है तो बुरी हो सकती है। टाइमलीनेस, अगर कोई फीडबैक बहुत लेट आया, जैसे एकेडमिक साइकिल खत्म हो गई उसके बाद में अगर कोई फीडबैक आया कि टीचिंग क्वालिटी के रिगार्डिंग, करंट टीचिंग क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो वो किसी पॉइंट का नहीं रहेगा। वैलिडिटी, इट इज वेदर द सर्वे क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन हमने पूछा है क्या वो वही मीन कर रहा है, और या फिर वही इंटेंडेड है कि वो वही मेजर करेगा कि लाइक इंश्योर करेगा जो फीडबैक हमने लिया है वो उसी चीज से रिलेटेड हो, कि लाइक जो भी क्वेश्चन आस्क्ड है उसका जो फीडबैक आ रहा है वो एक्चुअली हमारे फैकल्टी परफॉर्मेंस और स्टूडेंट एक्सपीरियंस के एस्पेक्ट में हो, ना कि कुछ डिफरेंट हो। तो ये दो दूसरी चीज लाइक दो और डायमेंशंस होती है जो जिनका ध्यान रखना चाहिए डेटा क्वालिटी चेक करते टाइम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा हैंडलिंग मिसिंग स्टूडेंट फीडबैक वैल्यूज। जब जब हमारे पास कोई स्टूडेंट की लाइक फीडबैक वैल्यूज मिसिंग है तो हम कैसे हैंडल कर सकते हैं उस डेटा सेट को। फर्स्ट टाइम इग्नोरिंग टपल, या तो हम पूरा का पूरा टपल इग्नोर कर दें। ये कब पॉसिबल है कि हम कर सकते हैं, जब डेटा सेट बहुत बड़ा है, कि लाइक बहुत बड़ा डेटा सेट है और कुछ वैल्यूज मिसिंग है तो उस पूरे टपल को ही हम हटा दें। बट अगर डेटा सेट ही बहुत छोटा, लाइक 5 लाइक टॉपिक्स का डेटा सेट है, तो उसमें से अगर हमने एक टपल को हटा दिया तो वो तो पूरा ही डेटा बहुत ज्यादा ही सिग्निफिकेंटली डेटा को हमारा लॉस करेगा। तो फिर हम ऐसा तो नहीं कर सकते, या फिर हम एक टपल्स में अगर ऐसा है कि लाइक भले ही 1000 टपल्स है बट 500 टपल्स में अगर मिसिंग वैल्यूज है तो हम 500 टपल्स को तो इग्नोर नहीं कर सकते। तो इग्नोरिंग टपल्स कभी कभी जब जो मिसिंग डेटा सेट है वो बहुत कम है और जो एक्चुअल डेटा सेट है वो बहुत बड़ा है, तभी हम इग्नोरेंट टपल्स का यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज मैनुअल फिलिंग। मैनुअल फिलिंग में ऐसा होता है जो डोमेन का जो एक्सपर्ट होगा वो कोई वैल्यू, वो जो मिसिंग डेटा सेट की जो मिसिंग डेटा सेट्स है उसकी वैल्यू मैनुअली फिल करेगा अपने एस्टिमेशन से। लाइक कोई स्टूडेंट, कोई लाइक पर्सन को उस डोमेन में जब नॉलेज है तो वो खुद से लाइक अपने लाइक थॉट और प्रोसेस से वैल्यू को एस्टिमेट करके और फिल कर देगा। ये तब पॉसिबल है जब हमारा डेटा सेट बहुत छोटा हो, नहीं तो ये बहुत ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि पहले ही तो एस्टिमेट कर रहे हैं इंसान, और उसमें भी अगर बहुत बड़ा डेटा सेट है, बहुत ज्यादा लाइक डेटा सेट डेटा मिसिंग है, तो फिर हम मैनुअल फिलिंग के थ्रू तो नहीं जा सकते। फिर एक कांस्टेंट इम्प्यूटेशन, लाइक कि कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती है, जो मिसिंग वैल्यूज है उसमें फिक्स्ड वैल्यूज को पुट कर दो, कि लाइक जैसे अगर हमारे पास किसी स्टूडेंट का लाइक मार्क्स नहीं आ रहा है तो हम उसको नल सेट कर देते, क्योंकि अभी हम जीरो में नहीं, हम कोई भी नंबर उसको नहीं दे सकते या ना तो जीरो दे सकते हैं। तो इसलिए हम शायद नल, अभी हम करंट के लिए हम नल यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हम हो गया कि लाइक किसी किसी टाइम पे हम अननोन 0 -1 लाइक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जिसके लिए जो डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो सकती है हम वो वाला कांस्टेंट यूज कर सकते हैं उस मिसिंग डेटा सेट की जगह पे। मीन, मीडियन और मोड इम्प्यूटेशन, जैसे कि जब न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो मिसिंग है तो या तो हम मीन निकाल सकते हैं, जब आउटलायर्स नहीं हो तो हम मीन निकाल सकते हैं, जब आउटलायर्स हो तो हम मीडियन निकाल के उस वो मीडियन से रिप्लेस कर सकते हैं। और जब न्यूमेरिकल डेटा होगा तब तो हम मीन मीडियन मीडियन का कर लेंगे, जब कैटेगरिकल डेटा होगा तो हम मॉड से कर देंगे, लाइक जो चीज बहुत ज्यादा बार रिपीट हुई है हम उसी को ही यूज कर लेंगे। तो कैटेगरीज में हम जो कैटेगरी सबसे ज्यादा बार लाइक आई है उसमें हम मॉड से रिप्लेस कर दें, मॉड निकाल के उससे रिप्लेस कर देंगे उस डेटा सेट में। और बट ये ऑप्शन सबसे ये लाइक काफी यूज मेथड है ये, बट इससे ये होगा कि जब हम मीन और मीडियन की वैल्यू मीन और मीडियन की वैल्यू रख देंगे तो वेरिएंस कैलकुलेट करना लाइक वेरिएंस हमारा रिड्यूस हो जाएगा, तो उससे हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो लाइक स्क्यूड है कि स्प्रेड आउट है। क्योंकि अगर लाइक स्क्वीज्ड होगा, अगर जैसे हमने बहुत ज्यादा वैल्यूज को मीन और मीडियन से रिप्लेस कर दिया तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में स्क्वीज्ड हो जाएगा, लाइक कंसिस्टेंट हो जाएगा, बट क्या पता एक्चुअल डेटा सेट वो था, स्प्रेड आउट था। तो इसलिए मीन मीडियन मोड भी कभी कभी मोस्टली यूज होती ही है, बट कभी कभी ये भी प्रॉब्लम दे सकती है। और क्लास स्पेसिफिक इम्प्यूटेशन ये भी मीन मीडियन मोड जैसे होता है, बट इसमें क्या होता है कुछ क्लासेस में स्पेसिफिक सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं हम हमारे वो
डेटा सेट को, तो फिर और कैरेक्टरिस्टिक के लिए ईच क्लासेस बन जाती है। और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ये थोड़ा एडवांस मेथड है, इसमें हम रिग्रेशन मॉडल और मशीन लर्निंग के मॉडल्स का यूज करते हैं टू प्रेडिक्ट वैल्यूज, जो बेस्ड ऑन जो हमारा लाइक अदर एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट होते हैं उस डेटा सेट में, वो उससे एक्यूरेट इम्प्यूटेशन निकाल सकते हैं हमारे रिग्रेशन और मशीन लर्निंग मॉडल्स। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10। हमने इसमें डिस्कस किया अगर हैंडलिंग, हमें जब कोई मिसिंग स्टूडेंट फीडबैक की वैल्यूज है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पूछा गया है कि जो फीडबैक रेटिंग है उसकी स्मूथिंग का इंट्रोडक्शन है, क्योंकि लाइक हमने जो पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड देखा था जिसमें पूरा लाइक मीन मीडियन और हमने ये सब कैलकुलेट किया था, तो उसी क्वेश्चन की जो डेटा सेट गिवन था उसी के बेस पे ही क्वेश्चन है। तो इसमें हमें बताना है कि जो स्मूथ करनी है हमको रेटिंग्स को बिन मीन्स मेथड के थ्रू, और एक हमें आउटलायर्स को डिटेक्ट करना है, हम कैसे आउटलायर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारे मीन या फिर मिड रेंज जैसी चीजों को बहुत अफेक्ट करते हैं। और हमें मेथड्स डिस्कस करनी है डेटा स्मूथिंग के। सो इट्स आंसर फर्स्ट है हमारा स्मूथिंग यूजिंग बेन मीन्स। ठीक है, तो बेन मीन्स बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड होती है स्मूथिंग करने की, जिसमें कि जो हमारा नॉइस होता है ना वो हम रिड्यूस करते हैं न्यूमेरिकल डेटा में उसको। और वो कैसे करते हैं, हम उसको ग्रुप कर देते हैं इनटू कुछ वैल्यूज जो कि कुछ स्पेसिफाइड बिन्स में जाके स्टोर हो जाती है, और उसमें उसमें हम स्टोर कर देते हैं जो इन जो ग्रुप करी हुई वैल्यूज है उनका एवरेज। तो हम इसके लिए तीन स्टेप्स हमें लाइक फॉलो करनी पड़ती है। पहले हम सॉर्ट करते सारी रेटिंग्स को, फिर उसको अरेंज करते न्यूमेरिकल पूरी फीडबैक जो होती है उस रेटिंग्स को असेंडिंग ऑर्डर में हम रखते हैं, फिर उनको ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं, फिर ग्रुपिंग करते हैं उनको बिन्स में, और हम ये जो शॉर्टेड रेटिंग्स होती है इनको बिन्स में डिवाइड करके इनकी एक कोई प्री डिफाइंड डेप्थ होती है कि कितनी कितने नंबर्स इसमें आ सकते हैं वो हमारी डेप्थ डिसाइड करते हैं। और अगर मान लो हमने फॉर एग्जांपल हमने अगर एक बिल ले लिया जिसका डेप्थ है 3, मिसिंग मीनिंग ईच वैल्यूज कंटेन 3 consecutive वैल्यूज, तो लाइक हमने पहले रिप्लेस द बिन mean like for each bin calculate the bin average and replace the individual rating with that calculated mean। तो इसमें ये वाली मेथड प्रोसेस में क्या होता है, हमने पहले जो मीन हमारी फीडबैक रेटिंग्स थी लाइक जो हमें 13 से लेके मान लो कहीं तक चली, ये हमारी पूरी वो है फीडबैक की रेटिंग्स। अब इसको हमने मान लो अगर हमने अगर इसको अब हम असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, अगर हमने डेप्थ रखी 3, तो हम तीन तीन कंसेक्यूटिव वैल्यूज को एक एक बेंच में स्टोर करते जाएंगे। जैसे कि मान लो 9 वैल्यूज थी और हमने तीन तीन वैल्यूज में तीन तीन वैल्यूज को बेंच में डालना चालू किया, तो तीन बेंच हमारी बन गई, उसमें तीन वैल्यू हो गई। तो इन तीन वैल्यू को अब हम रिप्लेस करेंगे इनके मीन के, और अब जब ये तीन बेंच बन चुके हैं, तो अब इसमें ना हम इनकी वैल्यूज को जो ये तीन तीन वैल्यूज थी इनके एवरेज से रिप्लेस कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल अब हम देखें तो एक हमारा ये डेटा सेट हमें गिवन है 10 12 11 9 8 15। तो हमारी सॉर्टेड रेटिंग्स क्या हो गई, 9 8 10 11 12 13 15। तो और हमने डिवाइड किया हमारे बेंच को थ्री, जो हमारे बेंच की डेप्थ है वो है 3, तो हमने 3 3 के कॉलम्स में उनको डिवाइड किए। तो हमारे बिन वन की वैल्यू का लाइक सम की, पहले हमने इन तीनों वैल्यूज का सम किया उसका एवरेज निकाल के वो आया 9, और दूसरी का आया 12.6। तो हमारे पास अब स्मूथ रेटिंग्स क्या आई है, 999, 12.67, 12.67 एंड 12.67। तो अब हमने जो बाकी वैल्यूज थी उनको इनके एवरेजेस से, जैसे जो 8 9 और 10 थी उसको हमने 9 से रिप्लेस कर दिया, और जो 11 12 और 15 थी उसको हमने 12.67 से रिप्लेस कर दिया। अब हम आउटलायर डिटेक्शन कैसे करते हैं फीडबैक डेटा में। आउटलायर्स इन स्टूडेंट फीडबैक कैन रिप्रेजेंट इधर जनरली एक्सेप्शनल केस और आइडेंटिफाइंग anomalies is crucial फॉर एक्यूरेट एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। आउटलायर्स या तो जेन्युइन भी हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते भी है कि जैसे अगर हमने लाइक एज और प्रोडक्टिविटी वाला देखा, तो हो सकता है कि कुछ लोग एक्चुअली 21 की एज पे ही बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं बजाय दूसरे, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उस टाइम पे
जो सिमिलर जिनका अप्रोच चल रहे होते हैं, कुछ एकदम एक्चुअली बहुत टॉप लेवल पे होते हैं, या तो वो जेन्युइन भी हो सकता है, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बायस्ड रिव्यूज होते हैं। तो हमें इसलिए आउटलायर्स को डिटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आउटलायर्स हमारे जो वो होते हैं ना, मेन जो आंसर होता है उसको बहुत डेविएट कर देते हैं, कि लाइक एक्चुअल हमारा जो निकलना चाहिए था आंसर, उसको बहुत ज्यादा डेविएट कर देते हैं वो एक्चुअल वैल्यू से। तो इसलिए हमें आउटलायर्स को डिटेक्ट करना जरूरी होता है। उसके लिए हमारे पास तीन चार मेथड्स है जो हम अभी डिस्कस करेंगे: जेड स्कोर मेथड, आईक्यूआर मेथड, डिस्टेंस बेस्ड आउटलायर, और बॉक्स प्लॉट विजुअलाइजेशन। So Z score method में ये होता है, this method identifies values that are certain number of standard deviation away from mean, typically values within greater than 3, indicating से। तो इस मेथड में ये होता है कि जो मेथड वैल्यूज आइडेंटिफाई करता है जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन अवे, लाइक सर्टेन नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस अवे फ्रॉम द मीन। कुछ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट करता है जो कि अवे फ्रॉम द मीन होते हैं हमारे, ठीक है। Typically, values with an absolute zero Z score greater than 3 are considered outliers. तो जो वैल्यूज होती है जिसका जेड स्कोर जो ग्रेटर देन 3 होता है, वो हमेशा हम आउटलायर्स की तरह ट्रीट करते हैं। इंडिकेट इंडिकेट ये करते हैं कि जो ये जेड का जेड स्कोर 3 से ज्यादा है, वो डिफरेंट है हमारे एवरेज से, लाइक बहुत दूर ही है। कि अगर हम देखें तो ये काफी सारे स्टैंडर्ड कुछ सर्टेन नंबर में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करता है, कि लाइक जो मीन से वैल्यू है वो कितनी ज्यादा डिफर कर रही है। कि जो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन से जो मीन है उससे लाइक इतना डेविएशन आ रहा है वैल्यूज में, ठीक है। और अगर डेविएशन बहुत ज्यादा है, लाइक कि 3 से भी ज्यादा आ गए, जेड स्कोर अगर हमारा 3 से ज्यादा आ गए, तो मतलब ये कह जाते हैं कि वो एवरेज से बहुत ज्यादा ही दूर है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो ये आउटलायर्स है। Eichmann method, outliers are defined as values that fall below first quartile or above third quartile. This robust method is less sensitive to extreme values than the Z-score. तो हमारा जो आईक्यूआर मेथड होता है उसमें हम जो आउटलायर्स होते हैं वो डिफाइंड ऐसे किए जाते हैं कि जो Q1 जो फर्स्ट क्वार्टाइल है और थर्ड क्वार्टाइल है, हम जब हमें जो फर्स्ट क्वार्टाइल होते हैं उसमें 25% और उससे बिलो की रेटिंग्स होती है, और जो थर्ड क्वार्टाइल होता है उसमें 75% से बिलो की रेटिंग्स होती है। तो इसका मिडल वाले पार्ट को हम लाइक ज्यादा कंसिडर करते हैं एक्चुअल, कि इसमें करेक्ट डेटा हो सकता है। तो जो आउटलायर्स होते हैं हमारे, इसमें हम मानते हैं कि जो फर्स्ट क्वार्टाइल और सेकंड थर्ड क्वार्टाइल के जो ये है वैल्यूज, ये हमारी इसमें हमारे आउटलायर्स लाई करते हैं। तो इससे हम एलिमिनेट करके लाइक कैलकुलेट कर सकते हैं कि लाइक जो आउटलायर्स होते हैं हमारे, वो Q1 में लाई करते हैं और Q3 के Q3 लाइक Q1 में लाई करते हैं और Q3 में लाई करते हैं। जो मिडल वाला पोर्शन है वो लाइक एक्यूरेट है थोड़ा। तो ये मेथड काफी रोबस्ट होती है, क्योंकि इसमें जो एक्सट्रीम वैल्यूज है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन इसमें मिडल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वो लाइक एक्सट्रीम वैल्यूज, ये एक्सट्रीम वैल्यू नहीं कि ये 75% कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जेड Q3 वो शो करता है, और Q1 की 25% कहाँ पे आ रहा है। तो ये मेन कॉर्नर वाली वैल्यूज पे नहीं, ये कहाँ से 25% स्टार्ट हो रहा है, ये वहां पे है, और 75% जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वहां पे है। तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज पे नहीं है, एक्सट्रीम आउटलायर्स पे नहीं है, बट उसके लाइक की क्या रेंज हो सकती है वो ये बताते हैं हमारे आईक्यूआर मेथड। बॉक्स प्लॉट विजुअलाइजेशन ग्राफिकली डिस्प्लेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा एंड क्लियरली मार्क पोटेंशियल आउटलायर्स बियॉन्ड द विस्कर्स ऑफ द प्लॉट। इट्स एन एक्सीलेंट विजुअल टूल। सो बॉक्स प्लॉट विजुअलाइजेशन हमने लाइक पार्ट ए में भी देखा था। बॉक्स प्लॉट ग्राफिकली हमें बता सकते हैं कि लाइक कौन से पॉइंट्स पोटेंशियल आउटलायर्स, लाइक कौन से पॉइंट आउटलायर्स हो सकते हैं, जो डिस्प्ले करते हैं पूरे डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे डेटा को, जो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम ग्राफिकली पहले डिस्प्ले करते हैं, और फिर हम मार्क करते हैं कि लाइक कौन कौन से पोटेंशियल हमारे लाइक कौन कौन से आउटलायर्स हो सकते हैं एंड बियॉन्ड द विस्कर्स ऑफ द प्लॉट। तो जितने भी लाइक विस्कर्स ऑफ द प्लॉट के बियॉन्ड होते हैं वो होते हैं हमारे आउटलायर्स कह सकते हैं। तो इट्स एन एक्सेलेंट विजुअल टूल। तो बॉक्स प्लॉट एक बहुत अच्छा विजुअल टूल है हमारे क्विक आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि हम देख के बता सकते हैं कि लाइक हम लाइक बस बॉक्स प्लॉट को लाइक प्लॉट किया और हम समझ जाते हैं कि लाइक अच्छा ये सारे आउटलायर्स है। और डिस्टेंस बेस्ड आउटलायर, दिस approach identify data points that are significantly from the nearest neighbor or from cluster centers for detecting
मल्टी डायमेंशनल डेटा सेट। जब डेटा मल्टी डायमेंशनल है तब डिस्टेंस बेस्ड आउटलायर्स यूज होते हैं कि ये हेल्प करते ये बताते हैं जो डेटा पॉइंट्स बहुत दूर है अपने नियरेस्ट नेबर से, या फिर कोई क्लस्टर सेंटर जो है, लाइक एक क्लस्टर सेंटर है उससे बहुत दूर है, तो ये वो वाले डेटा को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और या तो जो अपने नियरेस्ट नेबर से काफी दूर है, तो जब डेटा हमारा मल्टी डायमेंशनल स्पेस में होता है तब डिस्टेंस बेस्ड आउटलेयर बहुत कम आते हैं। आउटलेयर में वेरियस फॉर एक्सेप्शनल रीचिंग very high satisfaction to significant very low satisfaction, or even data interval were required to understand the true nature and the impact। तो आउटलायर्स एक्चुअली हमें आउटलायर्स पे हमें इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ती है, क्योंकि या तो बहुत ज्यादा हाई सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, या तो बहुत ज्यादा लो सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, या तो कभी कभी ऐसा होता है डेटा की एंट्री में मिस्टेक्स है, या तो बायस मिस होती है, तो उसके लिए हमको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है कि एक्चुअल रीजन क्या है। इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, नेचर जानना होता है कि लाइक और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका हमारे करंट डेटा पे। तो और अब हम डिस्कस करेंगे, अभी जैसे हमने पहले बेन मीन्स और स्मूथिंग मेथड देखी थी, और अदर स्मूथिंग मेथड्स भी हम देखेंगे जो कि फीडबैक रेटिंग्स के लिए काम आती है। बियॉन्ड मीन में बेन मीन सेवरल अदर डेटा कैन बी अप्लाई स्मूथिंग टेक्निक अप्लाई। ठीक है, तो हाँ, बाकी की जो स्मूथिंग मेथड जो थी उसमें से फर्स्ट है हमारी बेन मीडियन स्मूथिंग, सिमिलर टू बेन मीन स्मूथिंग, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मीन ऑल वैल्यूज विद इन द मीन आर रिप्लेस विद द मीडियन। तो ये सिमिलरली है, जैसे कि हमने वहाँ पे मीन से सारी वैल्यूज को वो रिप्लेस किया था, यहाँ पे मीडियन से हम रिप्लेस कर देते हैं सारी वैल्यूज को। तो ये एक्चुअली हेल्प करेगा जब एक्सट्रीम आउटलायर्स है तब जो हमारी बिन मीडियन है वो ज्यादा रोबस्ट होगी जब आउटलायर्स होते हैं। Bin boundary smoothing bin the closest boundary level of the bin. This can be either the maximum value or the bin, providing a way to clip extreme। ठीक है, तो जो बिन बाउंड्री स्मूथिंग होती है, इस टेक्निक में भी जो बिन की जो वैल्यूज होती है वो रिप्लेस हो जाती है क्लोजेस्ट बाउंड्री वैल्यू ऑफ द बिन, कि लाइक बिन की जो क्लोजेस्ट बाउंड्री वैल्यू की लाइक, जैसे अभी हमने क्या ऐड किया था, तीन डेटा सेट्स में कन्वर्ट हो गए थे ये, तीन बेंच में हो गए, तीन या दो बेंच में हो गए थे, उसकी जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे वो रिप्लेस हो जाता है। थर्ड इज मूविंग एवरेज स्मूथिंग। दिस मेथड involves calculating the average of fixed number of data points. A window that slides across the data point. Each data point is replaced by the average of its neighbor within that window, effectively स्मूथिंग आउट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। इस मेथड में हम क्या करते हैं, कुछ विंडो बना देते हैं, विंडो से 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो उस विंडो के डेटा सेट्स का हम पहले सम लेंगे, और जितने नंबर ऑफ लाइक उसमें डेटा है डेटा सेट से उसको डिवाइड कर देंगे उस नंबर से। अब जब फर्स्ट वैल्यू ऐसे कैलकुलेट हो गई, तो सेकंड वैल्यू के लिए हम सेकंड वाली वैल्यू भी लेंगे ही लेंगे, और उसके बाद के और नियरेस्ट मेंबर्स लेंगे। जैसे कि अभी हमने मान लो अगर 10 5 और 6 था, तो हमने पहले 10 5 और 6 7 और 8 था, ठीक है, तो 10 5 6 5 6 का लिया हमने एवरेज, फिर हम 6 7 8 का एवरेज लेंगे। तो हम ऐसे ऐसे करके लाइक नियरेस्ट नेबर्स का भी एवरेज, नियरेस्ट जो नेबर्स होंगे उस विंडो के बिटवीन में के लाइक अंदर, उन सबका लाइक ऐसे कैलकुलेट करके एवरेज लिया जाता है इस मेथड में। तो इससे ये होता है जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होती है, जैसे कि अगर हमारी वैल्यू मान लो पहले 10 थी फिर 40 थी, तो ऐसा होगा 40 फिर 60 थी, तो ये ऐसे रिड्यूस हो जाएगी 10 20 पॉइंट समथिंग, और या फिर 30 पॉइंट 30 26 पॉइंट समथिंग, ऐसा कुछ करके हो जाएगी लाइक वैल्यूज। तो जो ये वाली मेथड होती है ना, ये जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है कि लाइक टर्म्स के बीच में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। अ, अब ये वाली मेथड है लोकल एस्टिमेटेड स्कैटर प्लॉट स्मूथिंग लॉइस, और लोकली वेटेड स्कैटर प्लॉट स्मूथिंग। ये दोनों ही पॉलिनोमियल मॉडल्स के लिए यूज होते हैं। Models to localize subsets of its simple polynomial models to localize subsets of the data. This provides a smooth non-parametric curve that is highly flexible and can capture complex relations without relying on a global
फंक्शन। तो जो हमारा लोकल एस्टिमेटेड स्कैटर प्लॉट स्मूथिंग है, और अगर हम बोले कि लोकली वेटेड स्कैटर प्लॉट स्मूथिंग है, ये हमारा जो पॉलिनॉमियल मॉडल है उनको अगर सिंपल में लाइक फिट करके उसको लोकलाइज सबसेट ऑफ डेटा में कन्वर्ट करती है, तो टू ताकि हमें एक स्मूथ एक नॉन पैरामीट्रिक सा कर्व मिल सके, कि लाइक पॉलिनॉमियल मॉडल को जो जो लोकलाइज सबसेट था डेटा का, उसमें लाइक फिट करके एक कर्व या फिर कुछ लाइक स्मूथ सा लाइक एक कर्व प्रोवाइड कर देंगे, जो कि फ्लेक्सिबल होगा और जो कि काफी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को मैनेज कर पाएगा। दिस आर इनवैल्यूएबल फॉर रिड्यूसिंग नॉइस। ठीक है। सो स्मूथिंग ये सारी मेथड्स हमें हेल्प करती है, जो हमारा रैंडमनेस हुई, नॉइस हुई, जो हमारा न्यूमेरिक डेटा है फीडबैक डेटा में, उसमें से रैंडमनेस और नॉइसेस रिमूव करने के लिए ये मेथड्स काफी यूजफुल होती है। सो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप शायद डन हो चुका है। फॉर क्वेश्चन नंबर 12, जो कि डेटा इंटीग्रेशन इश्यूज है और लर्निंग एनालिटिक्स पे लेके, तो ये डेटा इंटीग्रेशन फॉर एमसी एनालिटिक्स, एमसीएम टेक, इसकी डिस्कस स्कीमा इंटीग्रेशन, हैंडलिंग रिडंडेंट डेटा, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वैल्यूज। तो अगर एमसी और एमटेक का डेटा एनालिटिक्स किया जा रहा है, तो उनका जो स्कीमा बन रहा है, जो डेटाबेसेस बन रहे हैं, वो कैसे इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, जो रिडंडेंट डेटा है उसकी रिडंडेंसी कैसे रिड्यूस करी जा सकती है, और लाइक जो वैल्यू के कॉन्फ्लिक्ट है उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्कीमा इंटीग्रेशन में डिफरेंट कोर्सेज ऑफन यूज वेरिंग नेमिंग कन्वेंशन एंड स्ट्रक्चर फॉर aligning these schemas, mapping feedback score from one system to rating to ensure compatible data with this। तो जैसे हो सकता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल, जैसे कि कुछ लोगों का जो नेमिंग कन्वेंशन होते हैं वो सबके डिफरेंट होते हैं, लाइक एक कन्वेंशन वे मोस्टली हम लोग फॉलो करते हैं, बट कभी कभी हर एक ही कन्वेंशन अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ लोग क्या जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, फीडबैक स्कोर को कुछ लोग रेटिंग भी बोल सकते हैं और फीडबैक स्कोर के तरह भी यूज कर सकते हैं। तो जो एक स्कीमा में फीडबैक स्कोर है, लाइक एक टेबल बनी हुई है, उसमें फीडबैक स्कोर स्कोर नाम से एक कॉलम कॉलम और एक कॉलम है रेटिंग नाम से। तो इन दोनों को आपस में लाइक कंपेयर, एक हिसाब से देखें तो कंपैटिबिलिटी इशू आएंगे कि लाइक कैसे हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, जब इनकी जो नेमिंग है, इसका जो नेम है वो डिफरेंट है और इसका नेम डिफरेंट है, क्योंकि सबकी नेमिंग लाइक नेमिंग कन्वेंशन डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि लाइक फोन नंबर लिखते हैं, कुछ लोग कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हैं, तो लाइक वो नहीं जो मेन एंटिटीज का जो होगा नेमिंग कन्वेंशन, उसमें डिफरेंस आ सकते हैं। तो फिर लाइक उस टाइम पे हमें दिक्कत आ सकती है स्कीमा के इंटीग्रेशन के टाइम पे, स्कीमा के इंटीग्रेशन में। और रिडंडेंट डेटा और डुप्लीकेट डेटा के लाइक कैन अराइज व्हेन द सेम स्टूडेंट multiple feedback form or when data is collected from several surveys and very similar aspects. Technique like defining common identifier, detecting identical content are used to eliminate redundant information and ensure data uniqueness। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने एक फॉर्म को एक या दो दो या एक दो तीन चार बार कितनी भी बार भर दिया, तो फिर लाइक तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम एक यूनिक स्टूडेंट आईडी और टाइम स्टैम्प लाइक स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ यूनिक आइडेंटिफायर कुछ कॉमन से स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि हम ये वाली चीज डिटेक्ट कर सके कि लाइक जो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है उसको एलिमिनेट करने के लिए हम ये सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। Well, when different, they provide conflicting values for the same attribute to service. Resolving these strategies includes using their course। हो सकता है कि हमने दो बार सर्वे किया और दोनों बार आंसर डिफरेंट आ गए, तो लाइक कभी आंसर स्टूडेंट वाज लाइक सेटिस्फाइड और जो दूसरा लाइक फॉर्म में आया जो रिजल्ट वो था डिससेटिस्फाइड, तो फिर ये दोनों तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स, फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो चुकी है। तो फिर अब हमें कॉन स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स averaging conflicting values or applying expert rules to prioritize the source over another one source over। तो
अब हमें काफी सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी पड़ेगी कि लाइक इन दोनों में से बहुत डिफरेंट आंसर्स आया है, तो लाइक हमें किसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए किसी और पे, लाइक। और इसके लिए हम ऐसा नहीं कि बस हमको जो अच्छा लग रहा है हम वो करके चूज कर ले, हमको उसके लिए पहले बहुत ज्यादा एनालिटिक्स लगानी पड़ेगी, लाइक कैसे हम स्ट्रैटेजीज हमें बनानी पड़ेगी, कैसे हम इस वाली पे ज्यादा बिलीव करें बजाएगी इस पे। तो उसके लिए हम काफी सारी वेरियस मेथड्स यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है नॉर्मलाइजेशन मेथड रिव्यूज के लिए। नॉर्मलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? नॉर्मलाइजेशन की नीड क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उसको एक स्टैंडर्ड रेंज में हमें लाना होता है कि लाइक कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी कि लाइक सीजीपी है वो 0 से 10 के स्केल में होता है, जो परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस है वो 0 से 100 के स्केल पे होते हैं, तो लाइक इन सबका स्केल डिफरेंट है, सबकी वैल्यूज पे डिफरेंट होगी, तो हम एक ही फॉर्मूले से या एक लाइक सिमिलर तरीके से आंसर नहीं निकाल सकते कि लाइक इन सब के लाइक जो एक्चुअल वैल्यूज है, एब्सोल्यूट वैल्यूज, उनके थ्रू हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि हम लाइक आंसर को इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि लाइक हम कोई भी आउटकम को इंटरप्रेट कर ले कि लाइक सीजीपीए 9 है, 9 सीजीपीए इज गुड बट 9% ऑफ अटेंडेंस इज बैड, सो हमें इसलिए नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। तो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए कुछ मेथड्स होती है, मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन, जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन, जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन यूजिंग मीन, एब्सोल्यूट डेविएशन एंड डेसिमल स्केलिंग। तो हमें इन नॉर्मलाइजेशन मेथड्स को डिस्कस करना है। और मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन में ये होता है कि जो स्केल वैल्यूज होती है वो एक फिक्स रेंज में होती है, लाइक 0 to 1 को एक टिपिकली एक फिक्स रेंज में गिवन होती है, तो उसमें से हमको डेटा रिलेशनशिप निकालना होगा। जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्म डेटा to have a mean of 0 is tentative using useful for algorithms that is sensitive to variance। तो z score normalization में जो हमारा मीन होगा उसको हम 0 की तरफ लेके जाएंगे, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा जो वो 1 की तरफ लेके जाएगा, और ये तब यूज होएगा जब हमारी जो एल्गोरिथम है वो वेरिएंस से सेंसिटिव है और वेरिएंस से सेंसिटिव है, तो इसलिए हम वेरिएंस का कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन में हम किसी एक स्केल एक रेंज के अंदर ही रखते हैं वैल्यू, तो ये होता है कि जो ओरिजिनल डेटा रिलेशनशिप है उसको हम प्रिवेंट करके रखते हैं। और जेड स्कोर विद एब्सोल्यूट डेविएशन और रोबस्ट अल्टरनेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन लेस अफेक्टेड वेल आउटलायर्स फॉर जेड। जो जेड स्कोर होता है ना वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है आउटलायर्स के लिए, तो इसलिए उसका बेटर वर्जन है जेड स्कोर विद मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, जो कि आउटलायर्स से इतना लाइक सेंसिटिव नहीं होता है। Decimal scaling normalizes data by moving the decimal points of values based on the absolute maximum values। तो लाइक जो डेसिमल पॉइंट्स है उनकी वैल्यूज को हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू में नॉर्मलाइज कर देते हैं। क्वेश्चन तो फर्स्ट है हमारा मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड होती है जिसमें हम सारे न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स के एक स्पेसिफिक रेंज में कर देते हैं, लाइक एक स्केल कर देते हैं सारी एट्रीब्यूट्स के एक स्पेसिफिक गिवन रेंज में। मोस्टली ये 0 और 1 के बीच में होती है। when all this need to be on the same scale or when algorithm are sensitive to magnitude of the value। ये हम तब यूज करते हैं जब हमारी जो एल्गोरिथम है वो सेंसिटिव है मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइक वैल्यूज, लाइक वैल्यूज का जो मैग्नीट्यूड था वो इम्पोर्टेंट है किसी एल्गोरिथम में, तो हम मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। और या तो जब जो सारी वैल्यूज है एक सेम स्केल पे ही लाइक यूज्ड, लाइक जो फीचर जो एक पूरा का पूरा लाइक डेटा है वो एक ही स्केल पे हो सकता है, फीचर हो सकता है लाइक वो उस स्केल पे वही वर्क कर सकते हैं कि लाइक पूरा का पूरा डेटा सेट एक ही वो स्केल पे वर्क कर सकता है। तो वी इज द ओरिजिनल वैल्यू, मेन वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट, मैक्स वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट, और ऐसे करके हम वीडा कैलकुलेट करते हैं। इज हाईली इफेक्टिव प्रिजर्व। हाँ, ये वाली मेथड जो रिलेशनशिप बिटवीन होती है ओरिजिनल डेटा वैल्यूज का, वो वाला जो रिलेशनशिप है वो प्रिजर्व करने में बहुत हेल्प करती है। इसलिए और ये सेंसिटिव होती है बट आउटलायर्स, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज होगी तो ये थोड़ी बहुत तो सेंसिटिव होती है हमारी आउटलायर से, तो दे सॉर्ट द रेंज थर्स द नॉर्मलाइज्ड वैल्यू विच इज। तो हाँ, नॉर्मलाइज जो हमारी वैल्यूज आएगी वो थोड़ी बहुत अगर आउटलायर्स है तो फिर ये थोड़ी बहुत
एक हिसाब से क्या कह सकते हैं कि हम काफी ज्यादा तेज हो सकती है। जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन, इसका फॉर्मूला ये होता है, जेड स्कोर नॉर्मल आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्मलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट ट्रांसफर डेटा to have a mean of zero at standard error. This process is crucial in various data analytics tasks, especially when dealing with features that have different scales on it. जब जो हमारा डेटा है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो डिफरेंट स्केल्स और यूनिट पे है, तो हम ये वाली मेथड का यूज करते हैं जिसमें हम मीन को हम जीरो पे लाइक जो हमारा मीन होता है उसको हम जीरो पे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और जो हमारा डिवीजन होता है उसको वन पे कर देते हैं। इट सेंटर्स, जो डेटा हमारा सेंटर होता है वो मीन ऑफ जीरो के अराउंड होता है, मेकिंग बिटवीन डिफरेंट डेटा से आर मोर इक्विटेबल। तो जब मीन हमारा जीरो हो जाता है तो जो कंपैरिजन होता है वो इजी हो जाता है। The spread of determined, और जो स्प्रेड ऑफ डेटा है वो डेविएशन के थ्रू हम बता सकते हैं कि लाइक डेटा ज्यादा स्क्वीज है कि ज्यादा स्प्रेडेड है, वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू बता सकते हैं। तो और जो जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन है ये क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स में बहुत काम आती है, जैसे के मींस डिस्टेंस एल्गोरिथम सच एज के नियरेस्ट neighbors. It prevents features with a larger numerical ranges for disproportionate influence in the distance calculation. तो जो क्लस्टरिंग मेथड्स है या फिर जो मेथड्स इनमें लाइक डिस्टेंस का कैलकुलेशन की नीड होगी, जैसे के मीन्स हो गई, के नियरेस्ट नेबर्स हो गई, उसमें जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन की नीड रहती है। और जेड स्कोर विद मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन वेल जेड स्कोर जो होते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करता है, और ये एक अल्टरनेटिव अप्रोच है जिसमें हम मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का यूज करते हैं जो कि मेजर किया जाता है। जो इस मीन एब्सोल्यूट डेविएशन भी एक स्टैटिस्टिकल डिस्पर्शन होता है, जो कि हमने पार्ट ए में फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि स्टैटिस्टिकल डिस्पर्शन के लाइक मेजर्स हमने डिस्कस किए थे, उसमें से वन ऑफ them इज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन टू, और ये लेस सेंसिटिव होता है हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज से कंपेयर टू द स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि एवरेज होते हैं वैल्यू माइनस मीन। सो ये मेथड अगर आउटलायर से सेंसिटिव नहीं है तो काफी ज्यादा रोबस्ट बन जाती है, और ये हेल्प करती है जब हमें लाइक डेटा सेट ऐसा लाइक जो हमारा आंसर का लाइक वो जब हमारा जो डेटा है वो लाइक डेटा सेट से उसमें बहुत ज्यादा आउटलायर्स है, तो इसलिए वो उसको ना कम करने में करते टाइम जेड स्कोर विथ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन वाली नॉर्मलाइजेशन का मेथड यूज कर सकते हैं। डेसिमल स्केलिंग, decimal scaling is a straightforward normalization technique used to adjust the position of decimal point at making a simply initial step when positions with relatively. To implement decimal scaling, one must choose a smaller integer as a maximum value, then is ensure all the normal falls within the range of -1 तो इसमें बस सिंपली हम जो हमारा डेसिमल वैल्यूज है उसको हम ट्राई करते हैं कि वो हमारी जो -1 to 1 की रेंज है उसके अंदर हम लाइक उसको फिक्स कर दें, तो हम जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उसको हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करके जो कि लेस देन 1 हो सकती है। तो हम ऐसा इंटीजर चूज करते हैं कि जिसकी जो वी डैश होगी वो लेस देन 1 होती है। नॉर्मलाइजिंग फैकल्टी वर्कलोड, तो हम फैकल्टी का वर्कलोड कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं। नॉर्मलाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज हमें वर्कलोड की आवर्स पर सेमेस्टर। तो जो अभी हमने नॉर्मलाइजिंग मेथड्स अभी डिस्कस करी थी कि लाइक कैसे ये वर्क करती है, अब हम उनको मैथमेटिकल मैथमेटिकली सॉल्व करके उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग जो नॉर्मलाइजेशन मेथड्स है उनको अप्लाई करेंगे। हमें गिवन है कि जो आवर्स है पर सेमेस्टर और फैकल्टी के कितने होते हैं, दिस वेरी हेल्प इन स्टैंडर्ड। तो हम जो स्केल्स है उसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे, जैसे कि हम अभी तक हमने सीखा कि लिए कैसे हमने किया था कि कैसे स्टैंडर्डाइज और नॉर्मलाइज किया जाता है जो रेटिंग्स होती है इनकी। तो हम तीन हमारी जो हमने चारों मेथड्स हमने डिस्कस करी थी, मिन मैक्स जेड स्कोर विथ मैड और डेसिमल स्केलिंग, उसके थ्रू हम इनको नॉर्मलाइज करेंगे। तो फर्स्ट है मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन। मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन में हमारा वही फॉर्मूला है कि जो वी डैश है वो मी वी माइनस
मैक्स माइनस मिन किया था हमने, तो हमारा जो रेंज है उसमें मिनिमम वैल्यू है 200 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1000। तो हमने उस हिसाब से कैलकुलेट किया है हमारा वी डैश। फॉर 200 हमारा वी डैश आ रहा है 0, 300 आ रहा है 0.125, 400 के लिए 0.25, 600 के लिए 0.5 और इसके लिए 1 है। तो न, तो जो हमारा जो जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा नॉर्मलाइजेशन डेटा होता है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करते हैं, तो अब ये सारी वैल्यूज भी 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रही है करंट में। और ये इफेक्टिव तब होता है जब जो हमारा डेटा है ये एक स्केल में लाइक आ सकते हैं, लाइक फीचर कर सकती है एक स्केल इसको, लाइक एक स्केल में ये डिफाइंड हो सकते हैं कि लाइक कितने आवर्स, ये एक सिमिलर टाइप का डेटा तो ये स्केल किया जा सकता है। तो ये रही हमारी स्केल्ड वैल्यूज जो हमने निकाली। हमारा रेंज 0 से लेके 1 तक ही गया और इसके बीच की सारी वैल्यूज है। जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कलोड, जो हमारा जो ये वाला जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन है इसमें हमारा जो मीन होता है वो 0 की तरफ जाता है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो 1 की तरफ जाता है। और ये यूजफुल होता है कब, जब हमें कंपेयर करना हो डेटा को, कम टू कंपेयर डेटा दैट आर ऑन डिफरेंट स्केल्स, जिनका जो जो डेटा है जो डिफरेंट स्केल्स में, तो इट एक्सप्रेस द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो ये हमें जो वैल्यूज देता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की देता है कि लिए कितना डेविएशन हो रखा है हमारे मीन से। सो ये हमारा फैकल्टी का वर्कलोड है जो हमने मीन कैलकुलेट किया। मीन तो हमारा एवरेज है और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है। तो अब यही फॉर्मूला जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था उसको अभी हमने सारी वैल्यूज पे अप्लाई किया, तो उनकी सारी वैल्यूज ये रही। अब जेड्स को नॉर्मलाइजेशन यूजिंग मैड, और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि मैड एक मैड भी जेड स्कोर के जैसा होता है, बट ये आउटलायर से सेंसिटिव नहीं होता है। तो मैड को कैलकुलेट करने का वे ये रहा। तो हमारा मैड की वैल्यू है 240 और ये रहा हमारा फॉर्मूला जेड वी के वी डैश कैलकुलेट करने का। तो सारी हमारी वैल्यूज के लिए ये आ गया उसके रिस्पेक्टिव वी डैश। ये सबके नॉर्मलाइज स्कोर्स है। और वैसे ही आ गई हमारी डेसिमल स्केलिंग ऑफ वर्कलोड। डेसिमल सिंपल और देन इंक्लूड डेसिमल पॉइंट ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ प्लेसेस। वही कि लाइक जो डेसिमल पॉइंट ऑफ वैल्यू है उसको सर्टेन नंबर ऑफ प्लेसेस तक में रखना है हमें, इंश्योर कि जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू है डेटा सेट वो लेस देन 1 हो आफ्टर स्केलिंग, कि जो हम स्केलिंग कर रहे हैं उसके बाद जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है वो 1 से कम हो। तो ये हमारा गोल होता है इस मेथड में। दिस इज फॉर डेटा इन कॉम्पैक्ट एंड कंसिस्टेंट फॉर्म। तो इसमें हम जो डेटा को कॉम्पैक्ट और कंसिस्टेंट फॉर्म में लाइक पुट करने का ट्राई करते हैं। द लार्ज वैल्यू इन द डेटा सेट इज 1000। तो ये रहा हमारा वर्कलोड का ये, और हमारी लार्जेस्ट वैल्यू इसमें 1000 है। सो वी नीड टू मेक लेस देन 1। तो इसको लेस देन 1 करने के लिए वी नीड टू डिवाइड इट बाय दिस पावर ऑफ 10। तो अगर हमने इसको भी फॉर 100 वी नीड टू डिवाइड इट बाय एटलीस्ट 10,000। तो अगर हमें जो जो सबसे मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू है ना उसको भी 1 से लाइक उसको भी लेस देन 1 रखना है। तो इसको लेस देन 1 रखने के लिए अगर हमने 1000 से डिवाइड किया तो 1 ही आएगा। तो इसको लेस देन 1 रखने के लिए हमको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको सभी को 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हमने सभी को 10,000 से डिवाइड किया तो ये आ गई हमारी सबकी नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज। Now question number 15, normalize feedback of rating 35 using the feedback normalize the value 35 using min max normalization। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इतने सारे डेटा सेट के वैल्यूज को नॉर्मलाइज किया था, वैसे के वैसे ही अभी हम मिन मैक्स और जेड स्कोर और डेसिमल स्केलिंग से हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं हमारी वैल्यूज को। मिन मैक्स में वही जो एक्स वैल्यू है माइनस जो मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू हमें गिवन है कि 10 है और जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने एज्यूम की है कि 50 है। तो फिर हमारा मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन आ रहा है 0.65 और जेड स्कोर में हमने जो हमें सिग्मा और मीन है वो हमने लाइक अज्यूम किया कि 30 और 12.94 है। तो उस हिसाब से हमने जेड स्कोर का भी नॉर्मलाइजेशन किया। और डेसिमल स्केलिंग में यही एक लौती मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको ही हमें 1 से कम करना है। तो डेफिनेटली हमको इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.35।
तो डिस्कशन फॉर बेस्ट मेथड, तो अभी हमने इन तीन वैल्यू से नॉर्मलाइजेशन किया है, बट अब हमें इसमें डिस्कस करना है कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सी। तो फर्स्ट इज मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन। ये आइडियल होती है जब जो हमारा वो डेटा है वो एक स्केल में हमें बाउंड करना होता है, या फिर हमें उसकी ओरिजिनलिटी मेंटेन करके रखनी है। तो तब हम मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं, जब हमें या तो हम स्केल में उस डेटा को रखना है, हमें एक गिवन स्केल में हमें उस डेटा को रखना है, या फिर जब हमें जो एक्चुअल वैल्यूज है उसको जो रिलेशनशिप था उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है। जैसे उसको नॉर्मलाइजेशन तब दी जाती है जब स्टैंडर्डाइज कंपैरिजन करना होता है हमको, स्पेशली जब जो हमारा डेटा होता है वो सेंसिटिव होता है हमारे वेरिएंस वगैरह से। तो वेरिएंस से तो ये कब यूज होती है जब क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन होता है। तो जेड स्कोर यूज होते हैं क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन के टाइम पे। एज एंड प्रोडक्टिविटी कोरिलेशन। एज एंड प्रोडक्टिविटी कोरिलेशन का हमने एक क्वेश्चन हुआ फोन में देखा था पार्ट ए में, जैसे कि एज से ज्यादा बढ़ते बढ़ते कैसे कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी थी, बट कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा ही अच्छी प्रोग्रेस थी उनकी, तो हमारा राइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बना था उस टाइम पे। तो अब हम उससे भी नॉर्मलाइज कर रहे हैं हमारे सारे दोनों ही एट्रीब्यूट्स, एज और प्रोडक्टिविटी परसेंट लेवल को परसेंट में, और कंप्यूट कर रहे हैं हम पियर्सन्स का कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कोवेरिएंस कमेंट ऑन। और हमें अब ये देखना है कि ये जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसके लिए अभी हम पहले तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। So normalizing using Z-score. So Z-score normalization will be applied on both age and productivity data sets independently. जैसे अभी तक हम Z-score normalization कर रहे थे, वैसे वैसे हम एज और प्रोडक्टिविटी वाले जो डेटा सेट्स है उन पे भी हम Z-score normalization करेंगे। Both the variables are uncomparable events proportionally influencing its correlation due to its numerical range. तो जो हमारा प्रीवियस डेटा सेट था, जैसे अभी हमने इतने सारे लाइक कैलकुलेट करके देखा है कि लाइक कैसे हमने कैलकुलेट किया था एज का और प्रोडक्टिविटी का, तो उसी हिसाब से हम एज का भी अलग से और प्रोडक्टिविटी का लेवल का भी अलग से, जो हमारा उस समय पे डेटा सेट गिवन था उस डेटा सेट पे अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमने कैलकुलेशन तो सीख लिया है, तो वैसे उसी सेम वे में हम जो हमारा उस डेटा सेट पे है नॉर्मलाइजेशन करेंगे जेड यूजिंग जेड स्कोर। तो ये इसको मैं सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, जैसे कि हमने पहले भी वहाँ पे किया था, मीन और डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एज और प्रोडक्टिविटी वैल्यूज के लिए, फिर ईच वैल्यूज के लिए हम जेड स्कोर निकालते जाएंगे। जैसे अभी हम प्रीवियस दो क्वेश्चंस में कर रहे हैं वैसे का वैसे ही हमें उस क्वेश्चन के लिए भी, उस डेटा सेट के लिए भी वैसे ही कर रहे हैं, पहले मीन निकालेंगे और वेरिएंस निकालेंगे और उसको वैसे के वैसे कैलकुलेट करेंगे। और अब जो पियर्सन का कोरिलेशन कोवेरिएंस होता है, पियर्सन कोरिलेशन हमें बताते हैं कि जो रिलेशन बिटवीन टू सेट्स है वो कैसा है, कि लाइक उनके बीच का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये जो कोफिशिएंट होता है ये मेजर करता है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू डेटा सेट्स। तो हम कैसे लाइक कोरिलेशन और कोवेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। तो जो दोनों तो मल्टीप्लाई करते हैं हम जेड स्कोर ऑफ करस्पॉन्डिंग एज एंड प्रोडक्टिव लेवल पेयर वाइज। तो हम जो हमारे जेड स्कोर्स निकलेंगे यहाँ से और यहाँ से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सम ऑफ दिस प्रोडक्ट आर एंड डिवाइड बाय n-1 और n टू कंप्यूट द पियर्सन कोएफिशिएंट। कोवेरिएंस इंडिकेट द डायरेक्शन टू द लीनियर। अगर हमारा जो कोवेरिएंस आएगा अगर उसकी वैल्यू -1 आएगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वो है रिलेशनशिप वो नेगेटिव है, और अगर +1 आएगी तो हम पॉजिटिव कह सकते हैं, और अगर 0 आएगी तो हम कह सकते हैं कि लाइक कोई रिलेशनशिप अच्छा था या ही नहीं। if older figure need to 10 more, तो लाइक हम कमेंट कर सकते हैं रिलेशनशिप में कि लाइक if older faculty tend to be more productive, this indicates positive relationship।
तो हम डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ हमारी जो कोवेरियंस और कोरिलेशन की जो वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप था। अगर -1 आएगी वैल्यू तो नेगेटिव रिलेशनशिप था, अगर +1 आएगी तो पॉजिटिव रिलेशनशिप था, और अगर 0 आएगी तो सजेस्ट करेगा कि या तो वीक था या फिर कोई लीनियर रिलेशनशिप था ही नहीं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें हमें प्रोजेक्ट के स्कोर्स दिए हुए हैं 5, 10, 11, 15 और ये सब। अब हमें पार्टीशन करना है इसको यूजिंग बिन means using equal frequency partnership partitioning equal with partitioning और clustering। तो जैसे अभी हमने बिन्स का देखा था, अब हमें इन्हीं स्कोर के लाइक बिन्स पे सेपरेट करना है, और उसके लिए हमें पार्टीशन के लिए ये 3 मेथड्स का यूज करना है। कंसिडरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट effective and we'll explore the various method की लाइक हम इस क्वेश्चन में बहुत सारी मेथड्स देखेंगे पार्टीशनिंग के लिए, पार्टीशनिंग की कि हम कैसे कैसे पार्टीशन कर सकते हैं। तो हमें ये एनालिसिस से हमको हेल्प मिलेगी कि हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं पैटर्न्स की, और इंटर एंड क्या क्या हमें एक पैटर्न्स हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि लाइक क्या क्या पैटर्न हम एक्सट्रैक्ट कर पाए, और किस चीज कौन सी चीज अच्छी चल रही है, किस चीज में हमें कुछ या या हो सकता है कि कुछ चीजों में हमें इन्वेस्टिगेशन की भी नीड हो, तो ये सब पता हमें पता चलेगा। तो हमारे स्कोर ये गिवन है, और हमें पार्टीशनिंग मेथड है, इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल विड्थ विनिंग और क्लस्टरिंग अप्रोच। तो अब हम इन्हें देखते हैं। फर्स्ट है हमारी इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग। इसमें ये होगा कि ऑल्सो नोन इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग को हम क्वांटाइल बिनिंग भी नाम देते हैं। डिवाइड्स द डेटा इनटू बिन्स सच दैट बिन contains approximately the same number of data points की लाइक हम ट्राई ये कर इस वाली में इस बिनिंग में होगा। दिस मेथड इज particularly used when you use to ensure the balanced representation across bins from empty or sparsely populated। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि लाइक ये वाली जो इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग है, इसमें ये होगा कि लाइक जो हमारी हम ट्राई इस बिनिंग में ये ट्राई होता है कि जो जितनी वैल्यूज है, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। भले जैसे अगर ऑड नंबर है तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए, अगर 4 इधर है तो 3 इधर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइक 6 इधर है 1 इधर है, कि ये हेल्प करते हैं कि लाइक प्रिवेंट करते हैं बिन्स को एम्प्टी या फिर स्पार्सली पॉपुलेटेड, या तो बिना मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूज उनमें आ जाए तो कुछ एम्प्टी रह जाए। तो इसका ये पॉइंट इस वाली बिनिंग में ये होता है कि लाइक इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर बिन्स में आने चाहिए। तो लाइक जैसे हमारी टोटल वैल्यूज है 2, तो हमारी बिन्स हमने बनाई है 3, तो हम चाहते हैं कि लाइक 3 बिन्स बने, तो हम ये डिवाइड होगा कि लाइक 4 बिन्स पर वैल्यू जाए। अगर ये भी ऐसा भी हो गया कि लाइक जो हमारी बिन्स है, अगर वो उनकी वैल्यू जैसे यहाँ पे तो इवन है 12, बट अगर ऑड भी आई तो भी हम ऐसा करेंगे कि लाइक 2 में 4 और 3 एक में 3 कर सकते हैं। तो हमारी एक बिन बन रही है लो स्कोर की, एक बन रही है मिड रेंज स्कोर की, और एक बिन बन रही है हमारी हाई स्कोर की। ये मेथड क्रिएट करते हैं ग्रुप्स विद सिमिलर साइजेस। ये वाली जो मेथड होती है इसमें जो अब एक हिसाब से देखें तो सारे लो स्कोर एक साइड हो गए, मिड रेंज स्कोर एक साइड हो गए, और हाई स्कोर एक साइड हो गए। तो ये ग्रुप्स क्रिएट करती है सिमिलर साइजेस के, हेल्प करती है। तो हमें कंपैरिजन बिटवीन बेंच को इक्विटेबल बनाने में हेल्प करती है। इक्वल विड्थ विनिंग की लाइक विड्थ विनिंग लाइक ऑल्सो नोन एज इक्वल इंटरवल विनिंग की लाइक जो इंटरवल इसको हम इक्वल विड्थ विनिंग को इक्वल इंटरवल विनिंग भी बोल सकते हैं। जो एंटायर रेंज है उसको स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिन्स में इक्वल साइज में लाइक अप्रोच वो करती है। The approach the standard loss code it may be easy to understand and calculate range. The minimum score is 5, the maximum is 2.5. So resulting the range is 210, and determine the 3 wins made of in each interval will carry point of 70 points. Uh, an interval of 71 starting from the minimum value. ओके, तो हमारी जो बिन विथ इक्वल विथ विनिंग जो मेथड है, इसको हम इक्वल इंटरवल विनिंग मेथड भी बोल सकते हैं। जो एंटायर रेंज होती है उसको स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिन्स को इक्वल साइज में लाइक रेंज ऑफ वैल्यूज को इनटू अ स्पेसिफिक
नंबर ऑफ बेंस ऑफ इक्वल साइज में डिवाइड कर देती है। जो पूरी रेंज है उसको कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बेंस में ऑफ इक्वल साइज में डिवाइड कर देगी। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो हम ये अप्रोच होती है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ये इजी टू, ये हेल्प करती है हमें, जो स्प्रेड ऑफ डेटा है विद इन डिफाइंड ईच इंटरवल, ये हमें हेल्प करेगी उसको जानने में कि लाइक हमने पहले कैलकुलेट कर दी रेंज, और तो मिनिमम स्कोर 5 है और मैक्सिमम स्कोर हमारा है 215, तो हमारा मिड रेंज आएगी 210। तो 200 हमने डिवाइड किया थ्री विद थ्री विंस, विड्थ फॉर ईच विन है 210 डिवाइडेड बाय 3, क्यों लाइक 70 और 75 के इंटरवल में ये बिन डिवाइडेड होगी। तो डिफाइन बिन इंटरवल्स, तो लाइक 70, अब जब नंबर आ चुके हैं तो लाइक अगर 5 से स्टार्ट हो रही है तो 5 से लेकर 75 लाइक 70 नंबर्स इसमें लाई कर सकते हैं, 76 to 146 इसमें इतने नंबर्स लाई कर सकते हैं। तो हमारे डेटा सेट में बस 92 ही इस रेंज में लाई करता था, और इस रेंज में हमारा यही वाले नंबर लाई करते थे। और फर्दर हमने इसके लिए भी इसको भी 70 में ही डिवाइड किया, और उसके लिए ये दो नंबर्स इसमें आ रहे थे। Clustering approach. Discovering natural grouping. Clustering usually specifically using algorithm like k-means group data when based on their inherent similarities. So clustering like स्पेशली यूजिंग लाइक के मीन्स लाइक, तो क्लस्टरिंग में है ना, जो हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं वो सिमिलैरिटीज के हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं। लाइक ग्रुप्स में डेटा पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज, लाइक प्रीडिफाइंड मीन्स यहाँ अलाउज द टू रिवील द नेचुरल सेगमेंट्स और परफॉर्म लेवल्स अमंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड बेंच नहीं होती है, इसमें क्लस्टरिंग डेटा को अलाउ करती है कि लाइक अपना नेचर आइडेंटिफाई करो और उस हिसाब से बिन्स, उस हिसाब से सेगमेंट्स बनो। तो इस फॉर आइडेंटिफाइंग डिस्टिंक्ट कोहॉर्ट्स विद इम्पोजिंग आर्टिफिशियल बाउंड्रीज। तो ये कोई प्री डिफाइंड वे में नहीं चलती, ये खुद ब खुद ही क्लस्टरिंग डेटा को खुद ब खुद अलाउ करती है कि लाइक आप अपना रिवील करो, आप अपना नेचर खुद आइडेंटिफाई करो, रिवील करो, उसको अपने अपने सेगमेंट, उसको सेगमेंट्स में बांट दो। तो ये मेथड हमारी यूज होती है जो बिना कोई बाउंड्रीज, हमें हमने कोई बाउंड्रीज नहीं क्रिएट की, खुद ही अपने आप कुछ segments create कर रही है, like applying k means with k equals to you will use k means algorithm with a target of 3 clusters। तो हम k means algorithm का यूज कर रहे हैं, इसमें हम 3 clusters बना रहे हैं to segment the student score, to segment the student score। तो लाइक हमारा टारगेट ये है कि हम 3 clusters बना रहे हैं जिसमें हम सेगमेंट कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट के स्कोर्स को। दिस एम्स टू फाइंड 3 सेंट्रोइड्स के, लाइक 3 सेंट्रोइड्स बनाने पड़ेंगे, लाइक हम एम करे के लिए 3 सेंट्रोइड्स बने अराउंड विच द डेटा पॉइंट्स नेचुरली एग्रीगेट के, लाइक जो डेटा पॉइंट्स है वो ना कहाँ पे लाइक इकट्ठा आ रहे हैं, एक जगह पे एग्रीगेट कर रहे हैं। तो पोटेंशियल क्लस्टर फॉर्म बेस्ड ऑन द गिवन को भी एंटिसिपेट फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। तो हमारे 3 ग्रुप्स बने, लो क्लस्टर ग्रुप जिसमें 5 से 15 तक की वैल्यूज आएगी, एक मीडियम स्कोर क्लस्टर जो 35 to 92 की वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, और एक हाई स्कोर क्लस्टर ग्रुप जिसमें 2004 to 2015 तक की वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ क्लस्टरिंग क्या होती है कि ये डेटा ड्रिवन अप्रोच होती है कि लाइक पहले हमें डेटा मिलता है, उससे हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं। पहले ऐसा होता है कि लाइक दो अप्रोचेस होती है, एक होती है डेटा ड्रिवन, एक होती है हाइपोथेसिस सॉर्ट ऑफ, कि लाइक पहले हम लाइक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम लाइक कंप्यूटेशन करते हैं। बट यहाँ पे हमें डेटा गिवन है, हम इस डेटा से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। तो ये होती है डेटा ड्रिवन अप्रोच। फॉर इंसाइट इनटू स्टूडेंट्स कैटेगरीज द फिक्स इंटरवल, तो वही है कि लाइक जो हमें क्लस्टरिंग होगी वो हमें डेटा ड्रिवन अप्रोच को अप्लाई करने में हेल्प करती है। तो क्लस्टरिंग जेन्युइन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है, और इसको और ज्यादा वैल्यूबल बना देती है फॉर एजुकेशन के लिए, कौन से एजुकेशनल स्ट्रेटजीज हमें बनानी चाहिए। तो क्लस्टरिंग बहुत ही एक अच्छी मेथड होती है, ये डेटा ड्रिवन मेथड होती है कि डेटा के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि अ, कितने सेगमेंट्स बने, और क्या आंसर्स डेटा के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि लाइक कि क्या आंसर्स आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज
आई गेस द लास्ट क्वेश्चन, एट्रीब्यूट सिलेक्शन फ्लो चार्ट। एट्रीब्यूट का सिलेक्शन कैसे होता है, उसका एक फ्लो चार्ट हमें बनाना है। तो हम यूज अ फ्लो चार्ट टू समराइज एट्रीब्यूट सिलेक्शन टेक्निक्स। तो एट्रीब्यूट कैसे सेलेक्ट करते हैं उसकी टेक्निक्स के लिए हम एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। उसका हम ऑप्शन है हमारे फॉरवर्ड सिलेक्शन, बैकवर्ड और हाइब्रिड मेथड। तो फॉरवर्ड सिलेक्शन, ग्रीडी अप्रोच वेयर यू स्टार्ट विद एन एम्प्टी सेट ऑफ फीचर, आइटरेटली ऐड द फीचर दैट मोस्ट improves द मॉडल। जो फॉरवर्ड सिलेक्शन होती है ये एक बहुत ग्रीडी अप्रोच होती है, जहाँ पे आप एम्प्टी सेट ऑफ फीचर्स से अप्रोच लाइक स्टार्ट करते हो, फिर आप बढ़ते 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 आपके जो मॉडल होता है उसको इम्प्रूव करते जाते हो। तो दिस इज ये रही स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। एक फ्लो चार्ट सॉर्ट ऑफ बना हुआ है, स्टार्ट, प्रोसेस एंड स्टॉप। बैकवर्ड एलिमिनेशन, स्टार्ट विद ऑल द फीचर्स इन द मॉडल एंड जो बैकवर्ड एलिमिनेशन होती है ये एक सारे फीचर्स के साथ में मॉडल हमारा लाइक स्टार्ट होता है, और देन धीरे धीरे जो जो चीजें सिग्निफिकेंट नहीं होती है, लाइक इतना यूजफुल नहीं होगी, इतनी फ्यूचर में लाइक समझ में आ रहा है कि इस चीज का इतना कोई यूज नहीं है, तो उसको रिमूव होता जाता है वो वन एट। और लाइक ये ऐसा नहीं कि एक साथ सारी की सारी चीजें रिमूव हो जाती है, वन एट अ टाइम होती है। तब तक जब कोई भी इम्प्रूवमेंट की नहीं, नो लाइक स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसे नहीं कि बस आज हमने देखा कि लाइक ये फीचर्स की नहीं है सारे एक साथ हट गए, नहीं, धीरे धीरे वन एट अ टाइम, एक 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 करके लाइक एक पहले हटेगा, फिर दूसरा हटेगा, फिर तीसरा हटेगा, और तब तक हटेंगे जब तक इसमें लाइक कोई और इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है, अब ये परफेक्ट बन चुका है। हाइब्रिड मेथड जो दोनों ही बोथ हमारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड एलिमिनेशन को से बनती है, लाइक कंबाइन कंबाइन करती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड को, और एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट और अलग अलग स्टेजेस पे होता रह करता है कि कभी कभी कुछ ऐड हो रहा है, कुछ रिमूव हो रहा है। तो इससे काफी रोबस्ट और ऑप्टिमल फीचर बन सकता है। तो हमने अब डिस्कस कर लिए कि लाइक एट्रीब्यूट सिलेक्शन हम कैसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हमें रखने हैं हमारे मॉडल के अंदर, कि लाइक हमारी जो मॉडल की क्वालिटी है वो कैसे इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए हम लाइक 3 मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं कि लाइक कैसे हम कौन-कौन से एट्रिब्यूट्स हमें हमारे मॉडल में रखने चाहिए। फॉरवर्ड में जैसे कि अगर पहले हम कोई भी फीचर नहीं रख रहे, फिर हम धीरे-धीरे अकॉर्डिंग टू नीड कि लोगों को क्या चाहिए, फीडबैक के बेसिस पे हम ऐड करते जा रहे हैं। या तो बैकवर्ड में हम पहले सब कुछ ऐड कर दे रहे हैं, फिर हम नोटिस कर रहे हैं कि किस-किस चीज़ की नीड नहीं थी, उसको फिर रिमूव कर रहे हैं। या फिर हाइब्रिड अप्रोच जो कि बेस्ट अप्रोच होती है, काफ़ी रोबस्ट होती है और एक ऑप्टिमल फीचर होता है, जिससे कि दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड सिलेक्शन वर्क कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।